खबरों से आगे में आज शाम अफगान सर्जन्स को पेचीदा प्लास्टिक सर्जरी की तरबियत देने वाले एक डॉक्टर से मुलाकात, अमरीकी तलबा की साइंसी उलूम में दिलचस्पी पैदा करने की कोशिश और मकई की एक नई किस्म जो आलमी हिद्दत का मुकाबला कर सकती है। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज़ में आप सबको खुशामदीद। प्रोग्राम खबरों से आगे के साथ मैं हूँ सारा जमान। पाकिस्तान में हालिया कुछ अरसे के दौरान पैदा होने वाला सिफारती और सियासी तनाज़ा सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं अमरीका में भी तवज्जो हासिल कर रहा है। इससे पैदा होने वाली सूरत हाल पाक अमरीका ताल्लुकात पर क्या असरात मुरतब कर सकती है, ये और इस जैसे कुछ दूसरे सवालात इन दिनों वाशिंगटन में ज़ेर बहस हैं। इस बारे में आइए देखते हैं नदीम याकूब की रिपोर्ट। लेकिन पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत को बचाने में ना तो किसी अमरीकी फ़ौजी का कोई किरदार हो सकता है, ना होना चाहिए। पाकिस्तान की सियासत में हलचल मचाने वाला ये ताज़ा तनाज़ा अमरीका से जुड़ा हुआ तो है, मगर वाशिंगटन में इसका असर ना होने के बराबर है। यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस से मुंसलिक पाकिस्तानी तज्ज़ियाकार मोईद यूसुफ कहते हैं कि मौजूदा तनाज़ा दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को किसी भी तरह मुतासिर नहीं कर सकता। देखिए, अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात जो हैं उनकी बुनियादी वजह तो इस वक्त अफ़गानिस्तान में जो ताल्लुक़ है, जो ज़रूरत है एक दूसरे की, वो है, तो उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये बात भी पहले से वाज़ेह थी कि पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तान की जो मिलिट्री टॉप ब्रास है वही अफ़गानिस्तान पे ज़्यादातर फैसले करती है, तो उसमें भी किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अब अगर हुसैन हक्कानी साहब वापस आते हैं या कोई नया एम्बेसडर जो भी यहाँ पे इंटरलोक्यूटर है, उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा एतमाद में लाना अमरीकी हुकाम को। जनूबी एशियाई अमूर के तज्ज़ियाकार एशली टेलिस कहते हैं कि उसामा बिन लादन की हलाकत के वाक़े के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में जिस तेज़ी से कशीदगी पैदा हुई थी, इसमें बिगाड़ बढ़ना रुक गया है और दोनों इतराफ़ अब किसी हद तक मुत्तफ़िक हैं कि वो बाहमी मामलात तय करने के लिए ज़राए अबलाग का सहारा नहीं लेंगे। वो इस नज़रिए को मुस्तरद करते हैं कि अमरीका को पाकिस्तान से अफ़ाम व तफ़हीम की पॉलिसी तर्क करनी चाहिए। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से अमरीकी हुकूमत में एक ही नज़रिया पाया जाता है और वो ये है कि पाकिस्तान के साथ वाबस्ता रहने या इंगेजमेंट का कोई मुतबादिल नहीं। इंगेजमेंट की तारीफ पर हुकूमत के अंदर और बाहर बहस हो रही है, मगर ये तय है कि इसका कोई और मुतबादिल नहीं। वाशिंगटन में एक आज़ाद तहकीकी इदारे कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर पीस के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन ताल्लुकात पर एक मुज़ाकरे में फ्रांसीसी तज्ज़ियाकार प्रोफेसर क्रिस्टोफ जेफलो का कहना था कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी लाने में अब अमेरिका को पहल करनी होगी। वो कहते हैं कि अमेरिका इमदाद की बजाय तजारत बढ़ाने पर तवज्जो दे तो ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लाना अब अमेरिका के हाथ में है और वो 2-3 चीज़ों से ऐसे इशारे दे सकता है। मिसाल के तौर पर ड्रोन हमलों की पॉलिसी पर नज़रसानी करके और माशी मैदान में इमदाद के बजाय तजारती पॉलिसी अपनाते हुए पाकिस्तान को रियायतें फराहम करके। अमेरिका की जानिब से ये एक जुर्रतमंदाना कदम होगा। पाक अमरीका ताल्लुकात की मौजूदा सिमत पर नज़र रखने वाले क्रिस्टोफ जैसे माहिरीन तस्लीम करते हैं कि अफ़गान जंग के ख़ात्मे की हतमी मुद्दत करीब आने की वजह से अमरीका के पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को हर मुमकिन हद तक मुफाहमत और ताउन पर मबनी रखे। नदीम याकूब, उर्दू VOA, वाशिंगटन। और अब आते हैं अफगानिस्तान की जानिब, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतों की अदम दस्तयाबी अवाम के लिए एक बड़ा मसला है। CIA की वर्ल्ड फैक्ट्स बुक के मुताबिक अफगानिस्तान में बेशतर शहरी औसतन 45 साल की उम्र तक जिंदा रहते हैं। अफगान अवाम को इलाज मुआलजे की बेहतर सहूलतें फराहम करने और अफगान सर्जन्स को इंतहाई ज़रूरी और पेचीदा ऑपरेशन की तरबियत देने के लिए एक अमरीकी प्लास्टिक सर्जन ने अफगानिस्तान में एक प्रोग्राम शुरू किया है। तफसीलात आयशा खालिद से। सिर्फ 12 घंटे पहले दुनिया में आने वाला ये अफगान बच्चा सेहत के एक ऐसे मसले से दो चार है जिसके इलाज के लिए डॉक्टर कावे अलीजादे सैकड़ों मील दूर न्यूयॉर्क से आए हैं। ये रीढ़ की हड्डी का नुक्स है। मुझे एक ऐसा बिगाड़ है जो माँ के पेट में ही बच्चे में पैदा हो जाता है। कभी कभार ये ग़िज़ाई वजूहात की वजह से भी पैदा होता है। डॉक्टर अलीजादे एक प्लास्टिक सर्जन है, एक ऐसा हुनर जिसकी अफगानिस्तान में अशद ज़रूरत है। वो यहाँ अफगान डॉक्टर्स को पेचीदा ऑपरेशंस करने की तरबियत देने के लिए आए हैं।
افغانستان کی حالت یہ ہے کہ اس کی 2 کروڑ 90 لاکھ کی آبادی کے لیے صرف 2 پلاسٹک سرجنز موجود ہیں۔ کئی سال قبل طالبان کے زوال کے بعد سے اب تک افغانستان کے صحت کے نظام میں بہت بہتری آئی ہے، تاہم اب بھی تربیت یافتہ افرادی قوت اور میڈیکل آلات کے حساب سے یہ ملک مغرب سے بہت پیچھے ہے۔ اگرچہ اس فلم بندی کے روز یہاں پر متوقع چند پلاسٹک سرجریز کو تعطیل کے باعث کینسل کر دیا گیا تھا، کچھ مریض ایسے بھی تھے جو علاج میں کسی بھی چیز کو رکاوٹ بننے دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ علی محمد نورزی اور ان کی اہلیہ زہرا انتہائی دشوار گزار اور خطرناک سڑکوں پر 48 گھنٹوں کا سفر کار پر کر کے یہاں پہنچے تھے تاکہ زہرا کو بچے کی پیدائش کے دوران ہونے والی پیچیدگی فسٹولا کا علاج کروایا جا سکے۔ زہرا کا آپریشن کامیاب رہا اور علی محمد اس کی کہانی سب کو سنانے کے خواہش مند ہیں۔ گھر واپس جا کر میں گاؤں کے لوگوں سے کہوں گا کہ خدارا اپنی بیویوں کو اسپتال لے جاؤ، اور خاص طور سے اگر انہیں اس پیچیدگی کا بھی سامنا ہے۔ افغانستان میں کئی لوگ ثقافتی، مالی اور دوسری وجوہات کے باعث اپنی خواتین کو اسپتال لے جانے سے کتراتے ہیں۔ یہاں کے ڈائریکٹر کے مطابق افغانستان کے ماہرین صحت کی تربیت اس ادارے کا بنیادی جزو ہے۔ وہ یہاں کے رہائشی، یہاں کی ثقافت سے واقف، اور وہ لوگ جو آنے والی نسلوں تک یہاں رہیں گے، ان کی تربیت کے بغیر ہمارا کوئی مصرف نہیں۔ ڈاکٹر علی زادے نے اپنے اس دورے میں تو کوئی سرجریز نہیں کی، لیکن انہیں امید ہے کہ جنوری میں جب وہ دوسرے امریکی سرجنز اور مکمل سرجیکل ٹیم کے ساتھ واپس آئیں گے تو انہیں اس کا موقع ضرور ملے گا۔ اس دورے میں انہیں 30 سے 40 پیچیدہ آپریشنز کرنے اور افغان ڈاکٹرز کی تربیت کے ایک پروگرام کی بنیاد رکھنے کی امید ہے۔ جینیفر گلاس کے ساتھ عائشہ خالد، اردو VOA۔ یہاں پر ایک بریک، اور تھینکس گیونگ کے تہوار کی خوشیوں میں ضرورت مند افراد کو شریک کرنے کے لیے عام امریکی کیا کر رہے ہیں، دیکھیے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ امریکہ میں حکومتی قرضوں کا بڑھتا ہوا حجم اس وقت اوباما انتظامیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ اس میں کمی لانے کے سلسلے میں تجاویز حاصل کرنے کے لیے کانگریس کی ایک 12 رکنی سپر کمیٹی اس سال اگست میں تشکیل دی گئی۔ ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹیوں کے اراکین پر مشتمل اس کمیٹی کو کل یعنی 23 نومبر تک اپنی سفارشات پیش کرنا تھیں، تاہم کمیٹی نے گزشتہ روز یہ اعلان کر دیا کہ اس کے ممبران بجٹ میں کٹوتیوں کے حوالے سے کسی معاہدے پر نہیں پہنچ سکے۔ معاشی ماہرین کی اکثریت امریکہ کا بجٹ خسارہ کم کرنے کے لیے بڑی تبدیلیوں کے حق میں ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں ناکامی کے اثرات صرف امریکہ تک ہی محدود نہیں رہیں گے۔ تفصیلات محمد عاطف کی رپورٹ میں۔ امریکی معیشت پوری دنیا کی مجموعی قومی پیداوار کے 1/4 حصے کے برابر ہے، لہٰذا امریکی معیشت کے لیے کوئی بھی خطرہ ان ملکوں کے لیے بھی خطرہ ہے جو اس کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔ جیسن پیکوٹ کا تعلق نیو امریکہ فاؤنڈیشن سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر کے ملکوں کے معاشی مفادات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ یورپ کا ایک چھوٹا سا ملک یونان پورے یورپ کو بحران میں لا سکتا تھا اور عالمی معیشت کے لیے خطرہ بن سکتا تھا، تو اگر ایک چھوٹے سے ملک کی وجہ سے یہ سب ہو سکتا تھا تو سوچئے کہ امریکہ یعنی دنیا کی سب سے بڑی معیشت کے اثرات کیا ہوں گے۔ بعض کی رائے میں امریکی بجٹ خسارہ جو اب 150 کھرب ڈالر تک پہنچ چکا ہے تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس لیے معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ کانگریس کی اس کمیٹی کو جسے اس خسارے کو کم کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے کسی فیصلے تک پہنچنا چاہیے، کیونکہ اگر سیاستدانوں نے یہ فیصلہ ابھی نہ کیا تو سرمایہ کاروں کو یہ تشویش ہوگی کہ امریکہ اپنے قرضے اتار سکے گا یا نہیں، جس کے باعث سرمایہ کاری میں کمی آ سکتی ہے۔ معاشی نقطہ نظر سے ڈر یہ ہے کہ ہمیں یہ علم نہیں ہو پائے گا کہ ہم اس سطح پر پہنچ چکے ہیں اور اتنا قرض لے چکے ہیں کہ اب ہمارے ملک میں سرمایہ کاری محفوظ نہیں رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ یہ خطرہ قریب آ چکا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ایسا ہو چکا ہے۔ مبصرین کہتے ہیں کہ یونان اور اٹلی کی طرح ایسا ہوا تو امریکہ کی سیکیورٹیز پر شرح سود بڑھ جائے گی، جس کی وجہ سے قرضہ ادا کرنا مہنگا ہو جائے گا۔ ڈایان لیم راجرز کہتی ہیں کہ آنے والی نسلوں پر یہ بوجھ زبردستی ڈالا جا رہا ہے، اسی لیے نیو امریکہ فاؤنڈیشن کے جیسن کہتے ہیں کہ سپر کمیٹی فیل ہونے کا رسک نہیں لے سکتی۔ تاریخ کو آگے بڑھانا فیل ہونے سے بہتر ہے، کیونکہ اس سے گفتگو جاری رہے گی۔ دنیا بھر مالیاتی منڈیوں، کاروباروں اور امریکی عوام کی نظر ہم پر ہے۔ اگر 23 نومبر تک کوئی معاہدہ نہیں ہوتا تو اس سے اخراجات پر خود بخود 10 کھرب ڈالر کی کٹوتی لگے گی۔ یہ کٹوتی دفاع اور ملک میں ترقیاتی پروگراموں پر لگائے جانے والے سرمایہ پر لگے گی۔
खसारा कम करने के लिए इसे सिर्फ अखराजात में कटौती की हिकमत अमली से देखा जा रहा है और एक ऐसे वक्त में जब हम मुआशी बहरान से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अखराजात में इस किस्म की कटौती अमेरिका में बेरोज़गारों और कम आमदनी वाले तबके के लिए फलाही प्रोग्रामों और दिफाई सलाहियत पर असरअंदाज होगी। बाज़ माशी तज्ज़ियाकार खबरदार कर रहे हैं कि सियासी इख्तलाफात अमेरिका की माली साख को मज़ीद गिरा सकते हैं, जिसके बायस आलमी मईशत मज़ीद कमज़ोर हो सकती है। मिलार सेगा के साथ मोहम्मद आतिफ उर्दू VOA। इस जुमेरात को अमेरिका में थैंक्स गिविंग का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये त्यौहार नवंबर की चौथी जुमेरात को उस तारीखी दिन की याद में मनाया जाता है जब यूरोप से आने वाले तारिकीन वतन और अमेरिका के मकामी बाशिंदों ने एक ज़ियाफ़त में मिलजुल कर रहने और खुदा की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करने का वादा किया था। इस मौके पर अक्सर अमरीकी घरानों में रिवायती दावतों का अहतमाम किया जाता है और इस दिन कम आमदनी वाले अफराद के दस्तरखान खाली ना रह जाएं, इसके लिए यहाँ बहुत सी तंजीमें चंदा और खाने पीने की अशिया जमा करती हैं। इस सिलसिले में रियासत कोलोराडो की एक तंजीम वॉलंटियर्स फॉर अमेरिका की कोशिशों पर आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। वॉलंटियर्स फॉर अमेरिका के रज़ाकार रॉडनी कनिंघम कम आमदन वाले ख़ानदानों के लिए दी गई इमदाद डब्बों से निकाल रहे हैं। इन्हीं में से कुछ अशिया से वो अपने घर वालों के लिए भी थैंक्स गिविंग के खाने का इंतज़ाम करेंगे। ये डिब्बा बहुत कीमती है क्योंकि मुझे सरकारी प्रोग्राम से इमदाद नहीं मिलती, लिहाजा मेरे लिए टर्की और खाने की दूसरी अशिया हासिल करने का यही एक जरिया है। कनिंघम और उनके साथ ही खाने पीने की इन अशिया से 1500 डब्बे तैयार करेंगे जिनमें थैंक्स गिविंग की दावत के लिए जरूरी तमाम रिवायती अशिया होंगी। इन्हें इस त्यौहार के दिन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाएगा जिनकी तादाद इस साल पहले से भी ज्यादा है। माइशत की हालत काफी खराब है और बहुत से लोगों को खुराक की जरूरत है। इनके पास कुछ खाने को नहीं और इसलिए ऐसा करना जरूरी है। जिम वाइट इस खैराती इदारे के डायरेक्टर हैं। वो कहते हैं कि खाने पीने की अशिया का अतिया भी मकामी लोग ही देते हैं। इन लोगों ने तकरीबन 150 टन खुराक अतिया की है, लेकिन हम जानते हैं कि 1500 अफराद के लिए थैंक्स गिविंग की दावत की तमाम अशिया की, जिनमें फल, सब्जियां और टर्की भी शामिल है, बहुत बड़ी मिकदार दरकरार होती है। लेकिन थैंक्स गिविंग का मकसद सिर्फ खाना खाना ही नहीं है। हमारे हालात जैसे भी हों, खुदा का शुक्र करने के लिए बहुत सी वजूहात हैं। थैंक्स गिविंग सिर्फ एक त्यौहार ही नहीं बल्कि इस दिन किए जाने वाला एक अहम काम भी है, यानी खुदा का शुक्र करना, और इसका बेहतरीन तरीका है किसी ज़रूरतमंद की मदद करना। कनिंघम के लिए भी उनके काम का बेहतरीन हिस्सा किसी दूसरे का दस्तरखान सजाना है। मुझे इनके चेहरों पर मुस्कुराहट देखकर बहुत खुशी होती है। ऐसा लगता है जैसे इनका पेट इसी से भर गया हो। और यही वो एहसास है जो इन सबको दूसरों की मदद की क़ुव्वत दे रहा है। और अब हम आपको ले जा रहे हैं वाशिंगटन DC में वाक़ एक बेकरी में, जहां एक ख़ास प्रोग्राम के तहत ज़हनी तौर पर माजूर अफराद को अपने पाँव पर खड़ा होने और अपना रोज़गार खुद कमाने के लिए बेकरी के काम की तरबियत दी जा रही है। ये प्रोग्राम इन लोगों की ज़िंदगी किस तरह बेहतर बना रहा है, बता रहे हैं साकिबुल इस्लाम। सनफ्लावर बेकरी में कदम रखते ही आपको किसी भी आम बेकरी की तरह का माहौल नजर आएगा, लेकिन इस जगह की खास बात इसका एक तरबियती प्रोग्राम है जो इसे किसी भी आम बेकरी से मुमताज़ करता है। इस बेकरी में 2 माहिर बावर्ची इस इलाके के ऐसे नौजवानों को तरबियत देते हैं जिन्हें किसी जिस्मानी या जहनी माजूरी का सामना है। इस तरबियत का मकसद इन नौजवानों को इस काम में माहिर बनाना है ताकि वो इस शोबे में मुलाजमत हासिल कर सकें। सारा फोर्टमैन और लोरी वैक्सलर ने 2 साल पहले इस फलाही कारोबार को शुरू किया था। एक समाजी कारकुन के तौर पर मैं लॉरी से मिली तो उसने मुझसे कहा कि वो जहनी तौर पर माजूर अफराद को तरबियत देने के लिए एक बेकरी शुरू करना चाहती है। तो मैंने कहा कि मुझे भी बेकिंग करने का शौक है और मैं भी चाहती हूँ कि माजूर अफराद के लिए मौके पैदा करने के लिए उन्हें तरबियत दी जाए, तो एक कोशिश करके देखते हैं। यहाँ तरबियत हासिल करने वाले 18 से 27 साल की उम्र के नौजवान स्कूल से अमली ज़िंदगी में दाखिल हो रहे हैं। उन्हें दरपेश माजूरी के बायस उन्हें किसी भी पेशे में काम सीखने में ज़्यादा वक्त लगता है। सारा का कहना है कि बेकिंग का शोबा उनके लिए मौजू भी है क्योंकि इसमें एक ही चीज़ उन्हें बार बार करनी होती है। ये इन अफराद के लिए मुआशरती तौर पर काबिल कबूल और एक ऐसी मुलाजमत है जिसमें वो ऐसी सलाहियतें हासिल करते हैं जिनकी ज़रूरत है और वह इससे कमा भी सकते हैं। 23 साल रेचल एस्ट्रोलिंग इस बेकरी में इस साल अप्रैल से काम कर रही हैं।
मुझे दरपेश मुश्किलात के बावजूद वो निहायत इत्मीनान से मेरे साथ काम करते हैं और मुझे अलग से तरबियत देते हैं, लेकिन अगर आप कहीं और जाएं तो लोग बहुत मसरूफ हैं। 21 साला वेरिट जोहारी मामूली ऑटिज्म का शिकार हैं। ऐसे अफराद को लोगों से मिलने मिलाने, बात करने और नए माहौल में काम करने में मुश्किलात पेश आती हैं, लेकिन जोहारी का कहना है कि इस बेकरी में उन्हें काम करने की तरबियत के अलावा भी बहुत कुछ सीखने को मिला। शुरू में मैं बेयकीनी का शिकार और परेशान थी, लेकिन जब से इन लोगों ने मेरी मदद की है, मुझे अपने और दुनिया के बारे में बहुत कुछ पता चला कि मैं क्या करना चाहती हूँ, दुनिया कैसे चलती है, काम कैसे होते हैं। मुझे पता है कि मेरे लिए शायद ये रास्ता तवील हो, लेकिन मैं ये करना चाहती हूँ। जोहारी उन 5 तलबा में शामिल थे जिन्होंने इस साल सितंबर में इस बेकरी से तरबियत हासिल करने का कोर्स मुकम्मल किया, और वो जनवरी 2010 में इस बेकरी में आने वाले तलबा के पहले तरबियती ग्रुप का हिस्सा थी। जोहारी ने इतना अच्छा काम किया कि सनफ्लावर बेकरी ने उन्हें यहाँ मुलाजमत भी दे दी, जबकि सारा का कहना है कि इस तरबियती प्रोग्राम से बहुत से माजूर अफराद की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली आई है। जब हमने सनफ्लावर बेकरी शुरू की थी तो हम चाहते थे कि लोगों को मौके फराहम किए जाएं, लेकिन हमें नहीं पता था कि इसका इन अफराद की ज़िंदगी पर इतना असर पड़ेगा और हमारे पास ऐसे लोग होंगे जिनकी ज़िंदगियां इससे बदल जाएंगी। सारा का कहना है कि एक दिन वो इस बेकरी को वसी करने और इसकी एक और शाख खोलने का इरादा रखती हैं जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा माजूर अफराद अपनी सलाहियतों से फ़ायदा उठा सकें। जूली चाबू के साथ साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA। यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक और दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जब चाहें हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर लॉगिन कर सकते हैं, जहाँ आपके लिए ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के हवाले से भी बहुत सी मालूमात मौजूद हैं। और ब्रेक के बाद देखिए एक रिपोर्ट मकई की एक ऐसी किस्म के बारे में जो बढ़ते हुए आलमी दर्जा हरारत का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। वेलकम बैक। अमेरिका के आला तालीमी इदारे दुनिया भर के तालिब इल्मों के लिए बहुत कशिश रखते हैं, मगर हाल ही में मंजर आम पर आने वाली एक रिपोर्ट में इस खदशे का इजहार किया गया है कि यहाँ हाई स्कूल्स में साइंस के तालिब इल्मों की कारकर्दगी दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में गिर रही है। इस वक्त हम आपको ले जा रहे हैं वाशिंगटन DC के करीब एक स्कूल में, जहाँ एक रिटायर्ड इंजीनियर तलबा की साइंसी उलूम में दिलचस्पी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तफसीलात अब्दुल अजीज खान से। Welcome to science class. So good to see you guys today. रिटायर्ड इंजीनियर डेविड वाइस अपने 10 साल स्टूडेंट्स को खुशामदीद कह रहे हैं। इनका ताल्लुक रियासत मैरीलैंड के शहर सिल्वर स्प्रिंग में वाक़े जॉर्जियन फॉरेस्ट एलिमेंट्री स्कूल से है। अपना हफ्ते का एक दिन ये स्कूल टीचर फ्रेड टेनाइक के साथ बच्चों के साइंस प्रोजेक्ट में लगाते हैं। इनका आज का तजर्बा प्रिंसिपल्स ऑफ मोशन के ऊपर है। ये रस्सी और कागज की कारों से हरकत के साइंसी उसूलों पर बात करेंगे। जेडा लॉकवुड को इस मखसूस अंदाज में साइंस पढ़ना बहुत पसंद है। इनको वो डायग्राम्स बहुत पसंद हैं जो इस क्लास में बनाई जाती हैं। मिस्टर वाइस हमेशा तस्वीर के जरिए समझाते हैं और इससे बहुत मजा आता है। वाइस कई सालों से एक ऐसे प्रोग्राम में रज़ाकाराना खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं जिसे अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस ने शुरू किया है। इस प्रोग्राम के तहत साइंसदान और इंजीनियर स्कूल के असातिज़ा को साइंस के बारे में सिखाते हैं ताकि वो ये उलूम आगे बच्चों में भी मुंतकिल कर सकें। वाइस का कहना है कि वो और दूसरे रज़ाकार इन शोबों में असातिज़ा की मदद करते हैं क्योंकि इसमें इनका अपना तजर्बा महदूद होता है। जूनियर स्कूल में आपके क्लास टीचरों का काम आपको रियाजी और ज़बान पढ़ने के साथ साथ साइंस की बहुत बुनियादी तरबियत देना होता है। अगर उनकी साइंस की तरबियत नहीं हुई हो तो फिर वो क्लास में भी इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाते। टेनाइक 100% इत्तेफाक करते हैं। इन्होंने चंद माह पहले ही साइंस पढ़ानी शुरू की है। मैं तो ज़्यादातर औकात वही मालूमात आगे पहुंचाता हूं जो मैंने किताबों से हासिल की थी। डेव मेरी मदद करता है कि मैं ये मालूमात उन बच्चों की रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए अहम बना सकूं। उन्हें ये मालूमात बच्चों में आगे बढ़ाने में बहुत मज़ा आता है।
फ्रेड बहुत पुरजोश है, उन्हें बच्चों के साथ बहुत मज़ा आता है। मुझे नज़र आता है कि उन्हें इस काम से कितना लगाव है। उनको इस बात की बहुत फिक्र रहती है कि अमेरिकी बच्चे साइंस में पीछे होते चले जा रहे हैं और चीन, जापान, चेक रिपब्लिक और फिनलैंड जैसे ममालिक आगे बढ़ रहे हैं। इनको उम्मीद है कि अमेरिकी तालिब इल्म भी बाकी दुनिया के बराबर आ जाएंगे। मैं उनकी बुनियाद मजबूत करना चाहता हूं ताकि उनमें इन उलूम को सीखने का शौक पैदा हो जाए। टेनाइक का कहना है कि वाइस जैसे रज़ाकार इस मकसद में बहुत कामयाब हुए हैं। अगर आप इनमें साइंस का शौक पैदा कर दें तो इम्तिहान के नतीजों में खुद ब खुद बेहतरी आ जाती है। डेविड वाइस को उम्मीद है कि अगर छोटी उम्र में बच्चों में साइंस के लिए दिलचस्पी पैदा कर दी जाए तो वो मुस्तकबिल में भी अपने लिए साइंस की तालीम का रास्ता पसंद करेंगे। डेबरा ब्लॉक के साथ अब्दुल अजीज़ खान, उर्दू VOA। और साइंस के क्लासरूम से आइए चलते हैं साइंस की एक लेबॉरेटरी में, जहां मकई की एक ऐसी किस्म पर काम किया जा रहा है जो आलमी हिद्दत का मुकाबला रखने की सलाहियत रखती हो। साइंसदानों का कहना है कि दुनिया के बढ़ते हुए दर्जा हरारत के नतीजे में आबो हवा में जो तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं उनके बायस हमें काबिल काश्त रकबे में कमी और ग़िज़ाई अजनास की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। इस सूरत हाल के मुकाबले के लिए अमरीकी रियासत टेक्सास के ज़रूरी साइंसदानों की कोशिशों पर आइए देखते हैं अंजुम गिल की रिपोर्ट। रियासत टेक्सास में इस साल रिकॉर्ड गर्मी और खुश्क साली के बायस मकई की फसल खासी कमजोर रही। टेक्सास के कुछ इलाकों में तो मामूल से 90% कम बारिशें हुईं, जिनकी वजह से फसलें बमुश्किल खड़ी रह सकीं। और दर हकीकत तो ये रिकॉर्ड पर खुश्क तरीन साल हो सकता है। थॉमस मारेक टेक्सास की A&M यूनिवर्सिटी में ज़रई माहिर हैं। एमरीलो से 1 घंटे की मुसाफत पर इस तहकीकी सेंटर में आने वाले गर्म मौसमों के लिए ये किसानों को तैयार कर रहे हैं। वेनबेशू मकई की नई किस्म तैयार करने वाली टीम की क़यादत कर रहे हैं। माहौलियाती तब्दीलियों से जब सर्द इलाके मजीद सर्द और गर्म मजीद गर्म हो जाएंगे तो इसकी अहमियत में इजाफा होता जाएगा। ताहम मौसम और खुश्क साली से मकई के पौधे भूरे पड़ जाते हैं। इसका मतलब है फोटोसिंथेसिस के अमल का इख्तिताम। मकई के पौधे सूरज की रोशनी ही से दाने बनाते हैं। ताहम शू के साथी चिंग वू शू उन जीन से मुतालिक बताते हैं जिनकी मदद से गर्म खुश्क इलाकों में मकई की इकसाम देर तक हरी रह सकती हैं। अगर वो देर तक हरी रह सकती हैं तो फोटोसिंथेसिस का अमल देर तक अंजाम दे सकती हैं। एक बार इस अमल को तूल मिल जाए तो फिर देर तक दाने आते रहेंगे। ऐसे पौधे जो ज्यादा देर तक हरे रह सकते हैं वो ज्यादा बड़े दाने पैदा करेंगे। साइंसदानों ने ज्यादा पैदावार देने वाली मकई की इकसाम में देर तक हरे रहने वाले जीन्स दाखिल किए, जिनसे हासिल होने वाली किस्म में दोनों तरह की खसूसियात शामिल थीं। थॉमस मारेक का कहना है कि मकई की बेऐब किस्म हासिल करना आसान काम नहीं है। यहाँ मुफ्त कुछ नहीं मिलता। जब आप किसी फसल की जीनियात में तब्दीली लाते हैं तो हो सकता है कि इसकी पैदावार मुतासिर हो, लेकिन फिर हमें ये भी मालूम नहीं कि कुदरत इस साल क्या करिश्मा दिखाती है। इस साल जब कुदरत मकई की रवायती किस्म पर मेहरबान नहीं थी तो ज्यादातर हरी भरी रहने वाली इकसाम ने दूसरी इकसाम के मुकाबले में ज्यादा भरे हुए दानों वाली बेहतर फसल पैदा की। ये एक उम्मीद अफजा कदम है, लेकिन किसानों तक पहुंचने से पहले खुश्क साली का मुकाबला करने वाले इस बीज पर बहुत काम करना होगा। शू कहते हैं कि जब ये तैयार हो जाएगा तो इसके फवाइद से अमेरिका के अलावा भी दुनिया बहरामंद होगी। जब हम खुश्क साली का मुकाबला करने वाली मकई दरियाफ्त कर लेंगे तो फिर इसे दुनिया भर में इस्तेमाल किया जा सकता है। माहौलियाती तब्दीली के साथ दुनिया में बढ़ती हुई आबादी को खुराक मुहैया करना मुश्किल होता जाएगा और इसके लिए इस नए बीज की ज़रूरत होगी। स्टीव बैरागोना के साथ अंजुम हेरल्ड गिल, उर्दू VOA। आज के लिए बस इतना ही। आज के शो में शामिल रिपोर्ट्स के बारे में आप हमें फेसबुक के जरिए अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। हमारा यूज़र नेम है खबरों से आगे। और इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर लॉगिन कर सकते हैं, जहां हालात हाज़रत समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के बारे में आपके लिए वीडियो, रिपोर्ट्स और मज़ामीन मौजूद हैं। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।